So today we are going to study mood disorders due to general medical condition. अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीजन या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वगैरह था. The reasons were psychogenic. But today what we are going to study is there are certain medical conditions also because of which mood disorders can happen. So कौन कौन से हैं वो स्क्रीन पे है. Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizure disorder, diabetes, parathyroid disorder, thyroid disorder, heart disease, HIV और AIDS, cancer, stroke. So इनको एक एक करके देखेंगे. So the point is जब कोई पेशेंट आए तो उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या नहीं है, ये डिसाइड करने से पहले ये जानना जरूरी होता है जब व्हेन वी डू द हिस्ट्री टेकिंग कि उसको कोई इनमें से डिसऑर्डर तो नहीं है, मेडिकल कंडीशन तो नहीं है. क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि वो साइकोजेनिक रीजन नहीं है, केवल मेडिकल कंडीशन की वजह से है. तो अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो वो तो फिर जो डिफरेंट अप्रोच होगी ट्रीटमेंट की, और साइकोजेनिक रीजन से तो अप्रोच डिफरेंट होती है. कई बार क्या होता है कि जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो मेडिसिन दी जाती हैं उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी मूड डिसऑर्डर होता है. ठीक है, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि जब पेशेंट आता है कि उसको कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है. नहीं है तो ठीक है, फाइन. और अगर मेडिकल कंडीशन है तो क्या वो जो मेडिकेशंस ले रहा है, जो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है मूड डिसऑर्डर. सो ये की एस्पेक्ट है, इस पे ही सारा ये चैप्टर है. तो एक एक करके हम लेते हैं. तो जो DSM 4th एडिशन है टेक्स्ट रिवाइज वाला, तो उसमें क्या है कि जो जनरल मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो मूड डिसऑर्डर है वो कैसे हम जो है डिसाइड करेंगे कि वो मेडिकल कंडीशन की वजह से है या नहीं है. तो सबसे पहला रीजन जो मेथड वो है कि जो हमेशा होता है कि सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन मूड होना चाहिए. तो ये हमको कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस है, कि उसका जो बेस लेवल है वो हमको पता होना चाहिए पहले कैसा इसका मूड रहता था. तो अगर पहले से ही मूड खराब रहता था, बाद में मेडिकल डिसऑर्डर हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेडिकल कंडीशन की वजह से. पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन मेडिकल डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन के डेवलप होने, जैसे से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई, उसके बाद मूड डिस्टर्बेंसेस आए सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे कि हाँ ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से. मतलब जो सेकंड पॉइंट है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल कंडीशन, तभी हम कह पाएंगे ये मेडिकल कंडीशन नहीं थी तो मूड डिस्टर्बेंस नहीं था, मेडिकल कंडीशन है तो मूड डिस्टर्बेंस है. थर्ड इज कोई और बेटर एक्सप्लेनेशन ना हो. इट इज पॉसिबल कि कोई साइकोलॉजिकल रीजन भी एग्जिस्ट करता हो, तो इंस्टेड ऑफ मेडिकल कंडीशन वो साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है ना, जैसे PTSD है लेटेस्ट से. सो ये भी हमको देखना पड़ेगा कोई और एक्सप्लेनेशन अवेलेबल तो नहीं है, या कोई रिसेंट कोई लॉस वगैरह उसकी लाइफ में हो, कि कोई बहुत क्लोज जो है ह्यूमन बीइंग या इवन पेट भी उसकी डेथ हुई है, या कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, इस टाइप का कोई हुआ हो, तो भी जो है मूड डिस्टर्बेंस एक्सप्लेन हो सकता है. एंड जब द पर्सन इज इन द कंडीशन ऑफ डिलीरियम, ओनली दैट टाइम इट इज नॉट प्रेजेंट. अब डिलीरियम क्या होता है वो समझ लो. डिलीरियम जो एक मेंटल स्टेट है जिसमें आदमी कंफ्यूज, डिसओरिएंटेड रहता है, द पर्सन इज नॉट एबल टू रिमेंबर और थिंक क्लियरली, और यूजुअली जो है ये सडनली होता है और ऑफन टेम्परेरी होता है, ट्रीटेबल होता है डिलीरियम. ठीक है, तो इस कंडीशंस में अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं व्हेन द पर्सन इज इन द कंडीशन ऑफ डिलीरियम, तब कोई सिम्टम शो कर रहा है मूड डिस्टर्बेंस के, तो वो काउंट नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि डिलीरियम कई बार क्या होता है कि जो मेडिकल कंडीशन में जो मेडिसिन दी जा रही हैं उससे भी कई बार डिलीरियम आ जाता है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. नॉट ओनली दैट, जैसे अगर किसी ने कोई बहुत सीवियर जो है फिजिकल वर्कआउट वगैरह किया है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है,
तो लॉस ऑफ वाटर बॉडी से हुआ, लॉट ऑफ जो सॉल्ट्स इन द बॉडी है, मिनरल्स हैं, वो उसका लॉस हुआ है, तो उससे भी जो है डिलीरियम की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, और भी वो रीजंस हैं। सो डिलीरियम है कि नहीं है वो पता चलता है कि पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस, एकदम आदमी स्लीपीनेस या बेहोश जैसा होने लग जाएगा, एजिटेटेड या रेस्टलेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इनमें से जो है कुछ भी हो सकता है। तो हमको जो है ये देखना होगा कि अगर जो उसके मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आ रहे हैं वो ड्यूरिंग डिलीरियम आ रहे हैं, सो देन वी हैव टू डिस्काउंट दो सिम्टम्स। ठीक है, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो भी सिम्टम्स हैं वो दे आर कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रेस इन डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग इन होम, ऑक्यूपेशन और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट मूड का डिस्टर्बेंस होना चाहिए और उसका ऑनसेट जो है मेडिकल कंडीशंस के बाद में होना चाहिए, कोई और डिसऑर्डर या कोई और कंडीशन ना एक्सप्लेन कर रही हो उसको, पर्सन डिलीरियम में ना हो, और सिग्निफिकेंट फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट हो, वेदर होम, वर्क और अदर इंपॉर्टेंट एरिया फंक्शनिंग। ये ड्यू टू मेडिकल कंडीशन जब मूड डिसऑर्डर होता है तो हम ये चीज़ें पहले देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक। अब मूड डिस्टर्बेंस में क्या होगा, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मूड डिस्टर्बेंस में होता है कि डिप्रेस मूड हो सकता है, मार्कडली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेजर हो सकता है, एलिवेटेड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल जो मैनिया में होता है। मतलब मैनिया या डिप्रेशन दोनों में से किसी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं इन मेडिकल कंडीशंस में, नॉट जस्ट कि एक ही टाइप के होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, है ना। सो अगर जो है जो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स हैं उसके, तो हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई जो प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स जो है वो डिप्रेसिव फीचर्स वाले हैं या मेजर डिप्रेसिव वाले हैं या मैनिक फीचर्स हैं या मिक्स्ड वाले हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो माइल्ड डिप्रेशन या डिप्रेशन होता है उसमें क्या होगा, मेजर डिप्रेसिव लाइक एपिसोड में क्या होगा, मिनिमम 14 डेज होना चाहिए, मैनिक में 1 वीक होना चाहिए, है ना। इस तरह से मिक्स में दोनों का मिक्सचर हो गया। अच्छा, और कह दिया है वो नहीं माना जाएगा। ओके, दिस वन हैज टू बी क्लियर। फिर एक चीज़ हमको और देखनी पड़ेगी मेडिकल कंडीशन में की वजह से मूड डिस्टर्बेंस है करने से पहले, कि भाई उसको कोई वाकई में तो कोई और मूड डिसऑर्डर नहीं है। जैसे लेट अस से कि कोई सब्सटेंस यूज़र है या अब्यूज़र है, तो वो अगर जो है बहुत क्रॉनिक यूज़र है या अब्यूज़र है, तो उसको भी सब्सटेंस यूज या अब्यूज़ की वजह से मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर प्राइमरी फिर जो है रीज़न तो सब्सटेंस यूज या अब्यूज़ का हुआ, मेडिकल कंडीशन नहीं हुआ। दूसरा ये है कि कुछ प्राइमरी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, जैसे हमने बात करी थी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की, कि अगर उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, उसको कांस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है, तो और वो होपलेस और हेल्पलेस कंडीशन में है, तो जब तक उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा वो तो रहेगा, और उसी दौरान जो है उसको कोई मेडिकल कंडीशन भी मान लो हो गई, तो अब वो मेडिकल कंडीशन की वजह से है ये कहना जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। सो जो सिम्टम्स है हमको रूल आउट करने पड़ेंगे कि वो प्राइमरी जो मूड डिसऑर्डर्स हैं उनमें से तो कोई नहीं है, या उससे रिलेटेड कोई और चीज़ तो नहीं है जो वो क्रिएट करती है, जैसे मेरी सब्सटेंस यूज़ का मैंने बताया। ठीक है, बाकी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी जो मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स सेम होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं डिप्रेशन के, सैडनेस, एम्प्टीनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर, इरिटेबिलिटी, एंगर, चेंज इन एपिटाइट,
sleep problem, restlessness, slow movement, thinking, fatigue, worthlessness, guilt, poor concentration, thought about death and suicide. Exactly same, no difference. ठीक है. लाइकवाइज जो मैनिया में भी या हाइपोमैनिया में होते हैं वो भी सेम ही होते हैं. अब आते हैं पार्किंसन डिजीज पे. तो पार्किंसन डिजीज को शॉर्ट में पीडी भी लिखते हैं या बोलते हैं. तो जनरली जो पीडी है ये ओल्ड एज में आती है. ओल्ड एज मतलब ओल्डर देन 50 ईयर्स. यंग एज में ये नहीं पाई जाती है. एक्सेप्शंस हो सकता है, बट नॉर्मली यू विल नॉट फाइंड अ पेशेंट who is younger in age and is having Parkinson disease. So more than 50 years वालों 1% है, more than 70 वालों में 2.5% है. मतलब we can see the direct correlation between age and the occurrence of Parkinson disease. So अब Parkinson disease जब अच्छा ये जो है क्लासिक Parkinson disease में क्या होता है, मोटर साइंस होते हैं, जैसे बैलेंस ना बना पाना, हाथ कांपना, है ना, इस टाइप के होते हैं. फिर जो मोटर साइंस आते हैं बाद में, फिर जो डिप्रेशन है वो भी सेट इन होता है. डिप्रेशन के भी साइंस आते हैं. तो कई बार जो है लोग बाग ये गलत फहमी में हो सकते हैं कि इसको जो है क्योंकि पार्किंसन डिजीज जो है वो डायग्नोज हुआ है तो उसकी वजह से ये डिप्रेस हो गया है, कि इसको बड़ी बीमारी हो गई है पार्किंसन डिजीज, जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव है. न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब न्यूरॉन्स आर डाइंग. सो वो उसको स्लो डाउन तो किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता है. जो डैमेज हो रहा है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है. जितना जल्दी इंटरवेंशन हो उतना अच्छा होता है. तो अब वो जब डिजीज डायग्नोस हो गई पीडी, तो लोग सोचेंगे कि पीडी हुई है, ठीक तो हो नहीं सकती है, तो ये सोच के ये डिप्रेशन में आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है. जो उसके पीडी की कई मेडिकेशंस ऐसी होती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, नंबर एक. नंबर दो, जो जैसा कि मैंने बताया, इट इज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. तो न्यूरो डिजेनरेशन भी जो है कॉज कर सकता है. वो कहीं के भी सेल डैमेज कर सकता है, न्यूरॉन्स डैमेज कर सकता है ब्रेन के. प्राइमरीली तो मोटर के कर रहा होता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं कि केवल वो मोटर तक ही लिमिटेड रहेगा. तो पीडी में जो है मेजर डिप्रेशन, मेमोरी, इम्पेयर्ड मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्लो साइकोमोटर एक्टिविटी, रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट मतलब वही जो ज़्यादा खुशी नहीं, ज़्यादा गम नहीं, ऑलमोस्ट एक सा रहना, फटीग और डिक्रीज एनर्जी, वही डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हैं. ठीक है. अब ये कहना बड़ा मुश्किल है. जैसे एक होता है ना कोमॉर्बिडिटी होती है, कि भाई ये भी तो हो सकता है कि किसी को पार्किंसन डिजीज हुई और साथ में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो गया. पॉसिबल है, थ्योरेटिकली तो कोमॉर्बिडिटी हो सकती है. तो ये इसका कोई ऐसा सेपरेट टेस्ट नहीं है कि पार्किंसन डिजीज भी है और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है. कोई टेस्ट से हम बता दें कि भाई ये दोनों कोमॉर्बिड हैं, ना कि पार्किंसन की वजह से है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के सेम ही हैं, कोई फर्क है ही नहीं. सो वी वोंट बी एबल टू से दैट. ठीक है. एक दूसरा डिसऑर्डर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इसको समझो. मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है, बाकी तो इजी है. जो क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन्स के ऊपर जो है एक कोटिंग होती है, उसे माइलिन शीट कहते हैं. तो ये माइलिन शीट है, ये जो एक इंसुलेटर का काम करती है. जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो माइलिन शीट के थ्रू पास होते हैं. इसके बीच बीच में जो है गैप्स होते हैं, उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं. सो वो जंप कर करके नोड ऑफ रेनवियर से पास ऑन होते हैं. तो अगर ये माइलिन शीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट टाइप के हो जाएंगे. जैसे ऐसे समझ लो कि एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से कई बिजली के तार जा रहे हैं. वो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हर जो है वायर के ऊपर में एक इंसुलेशन की कोटिंग है. अगर उसकी वायर की इंसुलेशन की कोटिंग ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. और शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी आग लग सकती है, कोई भी जो है खराबी आ सकती है. सो लाइकवाइज जो माइलिन शीट है, जब वो डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो
कहीं पे भी जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो न्यूरल इम्पल्सेस जो है पास ऑन हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो वो जब कहीं पे भी शॉर्ट हो सकते हैं तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। सो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से भी जो है मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो है मल्टीपल डिसऑर्डर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है 20 to 40 ईयर्स की एज में होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन वीमेन देन मैन somehow। तो बहुत रेयर है, ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। इफ़ देयर आर 100,000 पीपल, मतलब 1 लाख हैं, तो उसमें 50 लोगों को ही होगा, बट होता तो है। अब इसमें ये भी पॉसिबल है कि 25% ऑफ द पेशेंट जो है वो यूफोरिया एक्सपीरियंस करें, ठीक है, ये भी हो सकता है। डिप्रेशन भी हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो और 25 to 50% में मेजर डिप्रेशन भी कॉमन है। सो जो ऑनसेट होता है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, उसमें जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सिम्टम ज़्यादा आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। सो अगेन ट्रीटमेंट वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशन। तो ये क्लियर है। अब आते हैं सीजर डिसऑर्डर पे। सीजर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जैसे कहते हैं दौरे पड़ना, सीज हो जाना, बॉडी जो है सीज हो जाती है, एकदम से अकड़ सी जाती है, अजीब सा एंगल बनाने लग जाता है इंसान, या कोई ऐसा रिपीटेटिव सा मूवमेंट करने लग जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो जो सीजर के पेशेंट्स होते हैं उसमें 30 to 50% पेशेंट्स में जो है साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज जिन लोगों को सीजर होता है जनरल पॉपुलेशन वो 1% है, लेकिन इस 1% में, इस 1% का 30 to 50% है, उनमें जो है साइकेट्रिक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो दो तरह के सीजर्स होते हैं, एक पार्शियल होता है, एक जनरलाइज होता है। जनरलाइज में तो पूरी बॉडी में हो गया, और पार्शियल में क्या होता है कि ब्रेन के कोई पर्टिकुलर हिस्सा होगा वो सीज कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर हिस्से से रिलेटेड जो फंक्शंस है उन पे इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो पार्शियल सीजर में जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक लिमिटेड साइट में होगा ब्रेन के, इसलिए जो है उस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड फंक्शंस में इम्पेयरमेंट आ रहा होगा। तो और जो कॉम्प्लेक्स या जनरलाइज वाले जो सीजर्स होते हैं उसमें जो है टेम्पोरल लोब में भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसमें जनरली कैसे पता चलेगा, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, पार्शियल सीजर में कॉन्शियसनेस रहती है, और जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, मतलब आदमी बेहोश हो जाता है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जा पाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी वाले जो हैं उसमें जो है पैरानॉइड आइडिएशन, थॉट डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन ये भी हो सकते हैं, ठीक है। और 30% पेशेंट जो है उनमें देखा गया है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। तो इसीलिए जो है जब कोई पेशेंट अगर सीवियर डिसऑर्डर का आया है किसी डॉक्टर के पास में, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर डायग्नोसिस करे कि इसको कहीं कोई मूड डिसऑर्डर तो नहीं है, फॉर एग्जांपल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सुसाइडियल टेंडेंसी उसमें हो जाए। तो अगर वो डायग्नोस हो गया कि इसको एमडीडी है तो फिर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, तो फिर ये चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे उसके सर्वाइवल के। ये है सीजर का। ये इज दैट क्लियर। तो सीजर में जैसा कि मैंने बताया कि लिम मूवमेंट्स हो सकते हैं, टंग बाइटिंग हो सकता है, अपनी जबान को काट ले, इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस मतलब ब्लैडर जो है या स्टूल पास कर दे, यूरिन पास कर दे पेशेंट, या स्टूल भी पास कर दे, इनकॉन्टिनेंस उसको कहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू डायबिटीज। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब डायबिटीज पे आते हैं। सो डायबिटीज जो है दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2।
जो टाइप 2 होती है वो ज़्यादातर लोगों में होती है, विच इज 90% ऑफ द केसेस, एंड इट इज़ कॉमन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। ये जनरली मोस्टली अगर आदमी हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, डाइट कंट्रोल करे, तो ये कंट्रोल में आ जाती है कई बार तो बिना मेडिकेशन के ही। लेकिन अगर मेडिकेशन भी लेना पड़ रहा है तो आदमी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है थ्रू मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में है, पता है। टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वही डिस्ट्रॉय कर रहा था किसको, बीटा सेल्स को। जो पैनक्रियाज हैं जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसी को हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, बीटा सेल्स को, जो कि इंसुलिन बनाते हैं। तो अब ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय करेगा तो फिर इंसुलिन कहाँ बनेगी, इंसुलिन नहीं बनेगी तो डायबिटीज़ होगा। सो जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको नॉर्मल इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में डबल रिस्क रहता है डिप्रेशन का, ठीक है। और साइमल्टेनियसली डायबिटीज़ में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो फिर जो है और ज़्यादा जो है ख़राब कंडीशन होने के चांसेस हैं उनके डिप्रेशन के। जैसे डायबिटीज़ में ये भी होता है ना, एक देयर समथिंग कॉल्ड डायबिटिक फुट। तो क्या तो उनके पैरों में जो है सोर्स वगैरह बनने लगे, घाव वगैरह बनने लग जाते हैं। दे कांट वियर शूज एंड ऑल, दे हैव टू वियर स्लीपर्स। ये भी होने लगे, कई बार तो पैर वगैरह भी काटने पड़ जाते हैं, डिपेंड करता है। सो बहुत ख़राब कंडीशन हो जाए जब तक की बात कर रहा हूँ। और किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी फेलियर हो सकता है डायबिटीज़ में, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, फिर लाइफस्टाइल बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सोशल भी, ऑक्यूपेशनल भी। तो जैसे जैसे कंडीशन ख़राब होती जाती है, तो जैसे जैसे कंडीशन ख़राब होती है, डिप्रेशन वाली सर्कमस्टांसेस और होते जाते हैं। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि हर एक जिसको डायबिटीज़ होगी ऐसा होगा ही। जैसे देर आर इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब उनका बीटा सेल जो है वही ख़त्म कर दिए बॉडी के इम्यून ने, और वो इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेला उन्होंने। ऐसे भी है एग्जाम्पल्स। सो इसीलिए पेशेंट्स को ये समझाने की ज़रूरत होती है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आप अगर इसको मैनेज अच्छे से करोगे सो एवरीथिंग कैन बी फाइन, ठीक है। अब आमतौर पे पेशेंट्स का फिर एक वो होता है कि अब तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे लेटर सपोज कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 है, तो इंसुलिन तो लेनी पड़ेगी। तो फिर उनका ये एक होता है कि अरे अब तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, अब ज़िंदगी क्या। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई अगर कोई चीज़ बॉडी नहीं बना रही है तो हम बाहर से लेंगे, तो उसमें क्या बुराई है। अगर अब किसी की आँख कमज़ोर हो जाती है तो चश्मा लगा लेता है वो। तो अब चश्मा लगाना ज़रूरत है, एडिक्शन थोड़ी है। एडिक्शन अलग चीज़ है, नेसेसिटी अलग चीज़ है। सो जो ग्लासेस हैं वो नेसेसिटी है, दे आर नॉट एडिक्शन। लाइक वाइज अगर डायबिटीज बॉडी नहीं बना रही है तो जो इंसुलिन लेना है नेसेसिटी है, एडिक्शन नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। तो ऐसे उनको काउंसिल करना पड़ता है, तब वो होता है। और उनको इसी टाइप के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जो मैंने तुम्हारे को भी दिए। सो नाउ कम्स द पैराथायराइड डिसऑर्डर। अब जो पैराथायराइड है, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव सेक्रीशन अगर होगा पैराथायराइड हार्मोन का, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत लो हो जाएगा, वो भी खराब होता है। जैसे अभी हमने डायबिटीज़ में बात करी थी, उसमें इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी है तो ब्लड में शुगर का लेवल हायर हो जाएगा। कोई भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर उसको जो है फर्दर ब्रेक डाउन करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन नहीं है तो फिर वो जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी में, तो वो तो हो गया डायबिटीज़, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है पैराथायराइड हार्मोन, तो वो जो है ग्लूकोज की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा ब्लड में, तो वो हो गया हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोनों ही कंडीशन जो है डिज़ायरेबल नहीं है। तो अब क्या होगा अगर जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो वो जो है डिलीरियम को एक्सपीरियंस करेगा, जो भी मैंने डिलीरियम बताया। सडन जो है एकदम लॉस ऑफ मेमोरी, कंसंट्रेशन, थॉट, फेंट भी हो सकता है, हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं,
सडन डिमेंशिया भी, एकदम से कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हुआ था, है ना। साइकोसिस भी हो सकता है, स्टूपर भी हो सकता है, कोमा में भी इंसान जा सकता है हाइपर ग्लाइसीमिया होने पे, इवन डेथ भी हो सकती है। अगर किसी को जैसे मान ले कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो कई बार क्या होता है कि उनको दवा लेनी होती है खाने से पहले। तो खाने से पहले दवा इसलिए लेनी होती है कि ताकि इंसुलिन जाए बॉडी में। अगर उन्होंने खाना खाना डिले कर दिया तो इंसुलिन तो है ज़्यादा बॉडी में और खाना नहीं मिला, तो ग्लूकोज जो है अभी आया नहीं है बॉडी में। ग्लूकोज आने वाला है इसलिए पहले इंजेक्शन लिया जाता है, खाना खाएंगे तो ग्लूकोज आएगा खाने के थ्रू। अब खाना डिले कर दिया किसी भी रीज़न से, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि जो इंसुलिन है वो ऑलरेडी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ख़त्म कर देगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। या गलती से पेशेंट ने डोज ज़्यादा ले ली तो भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको जो है अपने बेड साइड पे हमेशा जो है जो बुरादा है, बुरा है शुगर का, वो रखना चाहिए, या इवन ग्लूकोज, एनीथिंग स्वीट, चॉकलेट वगैरह, एनीथिंग, तो वो रखना चाहिए, ताकि उनको जैसे ही स्टार्टिंग हो ये फीलिंग कि उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, धीरे धीरे होती है, तो वो तुरंत जो अपने मुंह में वो डाल लें, तो फिर जो है वो डिलीरियम में नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो इनटू कोमा। ठीक है, ये होता है। और जो हाइपोमैग्नीसमिया जो है, इट कैन अकर इन एसोसिएशन विद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायराइड बहुत एक्टिव हो जाता है, और ये यूजुअली कब हो जाता है, ये तब होता है जब पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा में क्या है कि कोई उसमें ट्यूमर टाइप का बन गया था थायराइड में, उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो वो सर्जरी से भी कई बार जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है, डिस्पाइट ऑल केयर एंड ऑल। सबको होगा, जरूरी नहीं है कि सर्जरी होगी तो ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हो भी सकता है। सो इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री जब लेते हैं तो ये अगर पूछेंगे कि भाई आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उसने अगर बताया कि पैराथायरॉयड एडिनोमा है, तो हमको पता लग जाएगा कि भाई इसको सडन डिमेंशिया हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, साइकोसिस हो सकता है ना, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये मेडिकल कंडीशन की वजह से ये सब होगा, इसलिए मेडिकल हिस्ट्री टेकिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ूं। सो ये पैराथायरॉयड का था। अब थायराइड की बात कर रहे हैं, तो एक जो है बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उसे TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक होता है फ्री थायरॉक्सिन, उसको T4 कहते हैं। तो ये जो है इनके लेवल मेजर करके डिसाइड होता है TSH और T4 का, कि आदमी का जो है थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है कि अंडर एक्टिव है। ठीक है, सो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के हिसाब से ये है। अगर किसी को ग्रेव्स डिजीज है तो तब भी जो है ये सिम्टम्स आ सकते हैं, कि जो उसके जो है TSH और T4 लेवल में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, और इसमें जो है एक होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर जिसे हिंदी में जो है गलकंठी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गले में जो है ऐसा बड़ा सा फूल जाता है गला, उसे ग्वाइटर कहते हैं। तो अगर वो जो है कोई टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर हुआ है, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है कि थायराइड डिसऑर्डर कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि थायराइड की पोजीशन यही गले में ही होती है, थायराइड ग्लैंड की। तो उधर अगर वो है तो ऐसा हो सकता है। सो जो हाइपोथायराइडिज्म है ये बहुत रैपिडली डेवलप हो सकता है। हाइपर वाला के कंपैरिजन में हाइपो वाला रैपिडली डेवलप हो सकता है, और वही जो डिलीरियम, साइकोसिस हो सकता है। और इसकी वजह से जो होता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो डिलीरियम और साइकोसिस होता है, इसका नाम दिया था माइएक्सडेमा मैडनेस, माइएक्सडेमा। ठीक है, तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उस लिहाज से है कि माइएक्सडेमा मैडनेस जो है इज रिलेटेड टू व्हाट, थायराइड डिसऑर्डर। ठीक है, फिर
मेनली वुमेन में ज़्यादा होता है, 15 to 20%, ओल्डर देन 45 ईयर्स। ठीक है, सो इसीलिए जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो एज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि कई डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो एक सर्टेन एज के बाद में कभी भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पार्किंसन की बात की थी, इसी तरह ये थायराइड डिसऑर्डर की बात करी। अब आते हैं हार्ट डिजीज पे। तो बॉडी की हर मसल को जो है ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन जो है मिलता है ब्लड की वजह से। सो जो हमारे हार्ट की भी जो मसल है, उस मसल को भी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो वो मिलेगा कहाँ से? कि ब्लड से, जो हार्ट में ब्लड आएगा। तो अगर जो है किसी की जो है आर्टरी, वेन, इनमें ब्लॉकेज है और सप्लाई नहीं मिल रही है हार्ट को, इनपुट आउटपुट दोनों होना चाहिए ना, इनपुट में कमी है तो भी प्रॉब्लम है, आउटपुट में कमी है तो भी प्रॉब्लम है। तो इनपुट आउटपुट जो है कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर तो वो हो गई होगा। तो जो अगर जो आर्टरीज जो है, कोरोनरी आर्टरीज जो है, वो अगर नैरो हो जाए, क्लॉग्ड हो जाए, या क्लॉग्ड का मतलब हो गया चोक हो गई हैं, ठीक है, और सफिशिएंट सप्लाई नहीं कर पा रही है ब्लड की, तो फिर ऑक्सीजन जो है नहीं जाएगा हार्ट को, और उसकी वजह से क्या होगा? चेस्ट में पेन होगा, और चेस्ट में जो ऑक्सीजन की कमी से जो पेन होता है, इसको कहते हैं एंजाइना। पेन इन चेस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। सो ये एक भी टेक्निकल एक वर्ड है जो पता होना चाहिए। और अगर लंबे समय तक नहीं मिले ऑक्सीजन, तो फिर जो है वो पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, दैट विल स्टार्ट डाइंग, और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, और जिनको हार्ट डिजीज है, ये देखा गया है कि दे आर मोर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। ठीक है, और डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर से क्या होगा? एंजाइटी में तो एंशियस होगा इंसान, तो उसके जो हार्ट की रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो रिदमिक जो है हार्ट बीट है वो नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। ठीक है, और दे कैन ऑल्सो लीड टू एलिवेटेड इंसुलिन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो वो वही जो भी हमने बात करी कि कंजेशन और क्लॉगिंग हो सकती है आर्टरी की, जो कोरोनरी आर्टरी है उनकी कंजेशन एंड क्लॉटिंग हो सकती है। और ये हम पहले बात कर चुके हैं, अगर एंजाइटी लंबे समय तक रहती है तो फिर जो है कॉर्टिसोल जो रिलीज हो रहा है वो जो है डैमेज करता है कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। सो दिस इज अनदर थिंग। फिर जो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो अभी हमने बात करी, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, इससे फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो है ट्रिगर होगा बॉडी में। अब इससे क्या होगा कि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डाइवर्ट करेगा जो इम्पोर्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड है अवे फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। जैसे मान लो खाना खाया हमने, तो खाना खाया है तो अब ब्लड की ज़रूरत है इंटेस्टाइन में खाने को पचाने के लिए, ऑक्सीजन की वहाँ पे। लेकिन अगर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया है तो बॉडी को ये मैसेज आता है कि अभी कोई खतरा है, खाना बाद में पचाएंगे, पहले जहाँ खतरे वाली जगह है वहाँ पे जहाँ पे ब्लड चाहिए होता है, जैसे हाथ पैर, वहाँ भेजो। तो ऑब्वियसली जो है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इस तरीके से, है ना। सो कितनी भी रिसर्च कर लो, लेकिन ये देखा गया है कि ऑफन जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट डिजीज की कंडीशन में जो डिप्रेशन होता है वो नॉर्मली अनडायग्नोज या अंडर डायग्नोज रह जाता है। अनडायग्नोज मतलब डायग्नोज हो ही नहीं पाया, और अंडर डायग्नोज मतलब 100 लोगों को होना चाहिए था डायग्नोज, तो 100 में से 50 को ही हुआ, तो ये अंडर डायग्नोज हो गया। क्योंकि ये जो जितने भी हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये सब अपने आप में सीरियस हैं। तो ये सीरियस है तो लोग सोचते हैं कि इसी की वजह से, अभी इसको पता चल गया है कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है तो इसलिए ये डिप्रेस रह रहा है, जबकि वो डिप्रेशन अलग चीज़ है और हार्ट की कंडीशन अलग चीज़ है। तो दोनों का सेपरेट इलाज होना चाहिए। इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो जनरल मेडिकल कंडीशन के डॉक्टर्स हैं
उनको जो है ये साइकेट्रिक कंडीशंस के बारे में डीपली पता हो, तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो वो उसको डायग्नोस कर पाएंगे, और डायग्नोस अगर सही हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो और अगर ये अलग अलग डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल कंडीशन का अलग डॉक्टर से चल रहा है और साइकेट्रिक कंडीशन का अलग डॉक्टर से चल रहा है, तो दोनों डॉक्टर्स को आपस में बात करनी चाहिए, ताकि कौन क्या मेडिसिन लिख रहा है, क्या ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है फ्यूचर में अभी, तो उससे कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है। तो मेडिसिन ऐसी दोनों देंगे कि साइड इफेक्ट ना हो। कुछ केसेस में आजकल होने लग गया है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो दोनों ही चीज़ों का इलाज एक साथ कर रहे होते हैं। दे आर गिविंग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एज वेल एज मेडिकल कंडीशन का भी कर रहे होते हैं। सो अगर ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो साइकेट्रिक कंडीशन और मेडिकल कंडीशन दोनों का इलाज कर सकता है, स्पेशलाइज्ड है उसमें, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर मान लो किसी को हार्ट की कंडीशन है, तो ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाए जो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की वजह से होने वाले जो मूड डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी स्पेशलाइज कर रखा है, तो बढ़िया चीज़, अच्छी बात है। अदरवाइज जो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा तो वो और हार्ट स्पेशलिस्ट को आपस में कंसल्टेशन करना चाहिए। अब कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से डिप्रेशन दूर हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि डिप्रेशन में जो चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने वाली होती हैं वो कुछ भी पसंद नहीं आ रही होती पेशेंट को। जैसे कि एक्सरसाइज मैंने बताया, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो एंडोर्फिन्स बॉडी में रिलीज होंगे, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ये सब जो है पॉजिटिविटी लाते हैं बॉडी में। लेकिन उसको ये जानने के बावजूद कि एक्सरसाइज करने से ये सब रिलीज होगा, उसको फ़ायदा होगा, उसको नहीं मन करेगा एक्सरसाइज करने का, वो नहीं करेगा, ठीक है। और जो भी डाइटरी चीज़ें जो है जो बेनिफिशियल होती हैं वो उसको पसंद नहीं आएंगी, और जो सब खराब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। सो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसीलिए जो है अगर पेशेंट कंप्लाइंट नहीं होगा, डॉक्टर की बात नहीं सुनेगा, तो फिर कैसे इलाज होगा। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो जितनी भी साइको एक्टिव ड्रग्स हैं इनको अपना असर दिखाने में अबाउट 2 वीक्स टाइम लगता है। तो अगर इमीडिएटली फ़ायदा नहीं हुआ तो पेशेंट बंद भी करना शुरू कर देता है मेडिसिन। तो ये भी समझाने की बात है कि भाई 2 वीक के बाद ही शुरू होगा, और अगर फ़ायदा हो गया तो वो बंद भी एकदम से कर दे, हाँ अब मैं ठीक हो गया, वो भी गलत है। द मेडिसिन शुड बी स्टॉप इन ए टेपरिंग मैनर। टेपरिंग मैनर मतलब ग्रेजुअली कम करके अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, अपनी मर्जी से नहीं। तो ये भी जो है पेशेंट को समझाने की चीज़ होती है काउंसलिंग में। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। नाउ कम्स HIV एंड एड्स। ये हम पहले बात कर चुके हैं। HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक वायरस होता है जो ह्यूमन बींग्स के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम वीक करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। जब एक ऐसी स्थिति आती है कि इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कोई भी अब जो है बीमारी उसको अटैक करके इफेक्ट करने लग जाएगी। और जब कई बीमारियां अटैक करने लगेंगी, कई बीमारियां हो जाएंगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड का मतलब किसी वजह से हुआ है। वजह क्या है? HIV, ठीक है। तो HIV और एड्स में फ़र्क है। तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से HIV स्प्रेड हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन इज हैविंग अनसेफ सेक्स विद ए पर्सन हु इज इन्फेक्टेड, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी अगर इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया है तो भी हो सकता है। इफ़ ए वुमन इज HIV पॉजिटिव तो उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अगर किसी तरह बच्चे के ब्लड के कांटेक्ट से आ जाए तो भी हो सकता है, या डिलीवरी के दौरान माँ का जो है ब्लड जो है बच्चे के ब्लड से कहीं सर्जरी में कट वट लग गया बच्चे में, उसमें कांटेक्ट हो जाए तो भी हो सकता है। सो बट इट इज़ मेडिकली पॉसिबल कि माँ HIV पॉजिटिव हो पर बच्चा HIV नेगेटिव हो, इट इज़ पॉसिबल। सो अब नॉर्मली पहला सिम्टम्स वही होता है कि HIV में कि सोलन ग्लैंड होगा, कोई भी जो है यहाँ पे सूजन आ गई है,
अब जो है अगेन वही वाली बात है कि जब HIV कोई पॉजिटिव डिटेक्ट होगा तो लोग सोचेंगे HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ इसलिए जो है भाई डिप्रेशन में आ गया है। ठीक है। सो about 1/3 of the people who are detected HIV positive they suffer from depression। अगर 3 लोगों को डिटेक्शन हुआ तो 3 में से एक जो है वो डिप्रेशन में जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर इंडिविजुअल खुद भी सोच रहा होता है, उसके दोस्त भी, उसके घर वाले भी, क्योंकि HIV पॉजिटिव है इसलिए ये डिप्रेस्ड है, जबकि वो एक अलग चीज़ है डिप्रेशन, और HIV पॉजिटिव होना एक अलग चीज़ है। तो इनको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, और इसमें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जो मेडिसिन ले रहे होते हैं HIV पॉजिटिव होने पे, उसको ARV कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ART। तो ART की जो मेडिसिन की वजह से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कि मूड डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हो, इसलिए दोनों को करना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट, नाउ कम्स कैंसर। सो एक नई फील्ड अभी डेवलप हुई है, जो कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब कैंसर की वजह से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उस फील्ड को कहा जाता है साइको ऑन्कोलॉजी। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था कि कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो मेडिकल कंडीशन के भी स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के भी होते हैं। सो वन ऑफ दोज फील्ड इज साइको ऑन्कोलॉजी। ठीक है। अब कैंसर बेसिकली क्या है कि अनरेगुलेटेड डिवीजन ऑफ सेल या प्रोडक्शन ऑफ सेल, बस बॉडी में सेल बनते आ रहे बनते आ रहे बनते आ रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बनते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से वो कहाँ जहाँ पे भी बन रहे हैं वहाँ ट्यूमर हो जाएगा। अब ये ट्यूमर दो तरह का हो सकता है। अगर वो कैंसरस है यानी कि डेंजरस है तो वो हो गया मैलिग्नेंट। अगर वो कैंसरस नहीं है यानी डेंजरस नहीं है, कोई बढ़ रहा है साइज लेकिन कोई किसी तरह का नुकसान नहीं करेगा, तो वो बेनिग्नेंट हो गया। तो ऑटोप्सी करते हैं, ऑटोप्सी का मतलब एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं ट्यूमर वाले हिस्से से और उसको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में कि मैलिग्नेंट है कि बेनिग्नेंट है, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि ऑपरेशन करना है नहीं करना है, कब करना है, वो डॉक्टर को देखना है। तो अब ये भी पॉसिबल है मैलिग्नेंट कैंसर के केस में कि जो ट्यूमर बन रहा है बढ़ता आ रहा बढ़ता आ रहा बढ़ता आ रहा है, अगर उसको टाइमली नहीं हटाया तो क्या होगा, जो कैंसरस सेल्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाके पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में फैल जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम मतलब बॉडी में जो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी है, चाहे वो ब्लड है या कुछ भी है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो फैल जाएंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम में फैलने का मतलब क्या, पूरी बॉडी में फैल गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसाइज। सो कहते हैं कि द कैंसर स्प्रेड्स और मेटास्टेसाइजेस। सो ये भी एक टेक्निकल वर्ड है जो पता होना चाहिए। सो अगर मेटास्टेसाइज हो गया मैलिग्नेंट कैंसर तो फिर तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सो इसी को कहते हैं कि लास्ट स्टेज आ गई है कैंसर की। लेकिन कैंसर को नाम उसी बॉडी पार्ट का दिया जाता है जहां से वो ओरिजिनली स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो किसी को लंग में स्टार्ट हुआ, कोई हैवी स्मोकर था, उसको लंग में स्टार्ट हुआ कैंसर, वहां से बढ़ा, फिर मेटास्टेसाइज होकर पूरी बॉडी में चला गया। लेकिन कहा जाएगा वो लंग कैंसर। ठीक है। अगर किसी को मान लो ब्रेन में जो है ट्यूमर हुआ, वहां से मेटास्टेसाइज होकर पूरी बॉडी में फैल गया, तो उसे जो है ब्रेन कैंसर कहेंगे। तो जो ओरिजिनली प्राइमरीली जहाँ पे हुआ था उसी के नाम से जाना जाएगा वो। ठीक है। तो जो दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि कैंसर से पहले ही डिप्रेशन हो इंडिविजुअल को, ये भी पॉसिबल है कि जो कैंसर डिटेक्शन हुआ उसके बाद भी हो। अब ये कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि कैंसर की वजह से डिप्रेशन होता है। अगर कैंसर होने के बाद भी डिप्रेशन हुआ, वी कैन नॉट से दैट ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि कैंसर ने डिप्रेशन लाया है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जो डिप्रेशन है ये कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट को इम्पैक्ट करेगा, चाहे वजह कुछ भी हो। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पेशेंट जो है कंप्लायंट नहीं रहता है डिप्रेशन में, डिसिप्लिन खराब हो जाता है,
तो जो मेडिसिन खानी है वो टाइम से नहीं खाएगा, जो डाइट कंट्रोल करना है वो नहीं करेगा, जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं वो नहीं करेगा, तो ट्रीटमेंट तो अफेक्ट होगा ही होगा। और अगर हम उसका किसी भी तरह मूड एलिवेट कर सके कैंसर पेशेंट का, तो उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो मैं जानता हूँ, और प्रोबब्ली यू माइट हैव आल्सो रेड। उन्होंने कैंसर को डिफीट किया है, दे बिकेम कैंसर फ्री एंड दे लिव्ड देयर लाइफ वेरी वेल। इवन इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन भी बने हैं वो। सो कैंसर ऑल्सो इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ, अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो। देन बाकी चीज़ें कॉमन है, वही मैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ कम्स स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, क्यों होता है, ये पहले इसको समझ लो। सो हमारे जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है, वो जो सिस्टम है वो स्कल के अंदर होता है। अब वो जो जो ब्लड सप्लाई का सिस्टम है ब्रेन का, वो सिस्टम जो है उसमें भी ऑब्वियसली आर्टरी और वेन्स होंगी, तो ब्लड जा रहा होगा और वापस भी आ रहा होगा। जब जाएगा तो फिर जो है ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा ब्रेन को। जो ब्रेन है और ब्लड का कभी डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट नहीं होता, देयर इज ब्लड ब्रेन बैरियर, इसे शॉर्ट में BBB ट्रिपल बी भी लिखते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उससे ब्लड और ब्रेन कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन जो जरूरी चीज़ें ब्रेन को चाहिए लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, वो जाएगा ब्रेन में। और ब्रेन से जो चीज़ें निकलनी चाहिए, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह, वो ब्लड में आ जाएंगी वहाँ से। फिर वहाँ से जो है फिर ब्लड बाहर निकलेगा और वो प्यूरिफाई होकर वापस आ जाएगा। ये सिस्टम चलता रहता है। तो अब ये आर्टरीज और वेन्स जो है, अगर इनमें क्लॉगिंग हो गई है तो अब ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, या हो सकता है ना भी मिले अगर क्लॉटिंग हो गई है या क्लॉगिंग हो गई है। तो भी जो है आदमी को मतलब बेहोश हो सकता है, इवन कोमा में भी जा सकता है। अगर लंबे समय तक ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है ब्रेन में। ये न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो मर जाएंगे, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। सो ये भी पॉसिबल है कि जो ब्लड वेसल है वो जो है, जैसे गुब्बारा होता है ना, कहीं से वीक होता है तो उस पर्टिकुलर जगह से ज़्यादा फूल जाएगा। तो इसी तरह जो है, जो पाइप जैसी जो आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं, वो एक कोई पर्टिकुलर जगह से स्वेलिंग मतलब फूल जाएंगी, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, जैसे गुब्बारे वाला एग्जांपल दिया मैंने। इसको कहते हैं एन्यूरिज्म, ENURYSM, एन्यूरिज्म, ANEURYSM, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म जो है ये जो है उसका फूलना हो गया। अब वो फूल तो गया, प्रॉब्लम ये है कि जो स्कल के अंदर जगह बहुत लिमिटेड होती है, तो अब वो जो फूला हुआ हिस्सा है गुब्बारे की तरह, वो ब्रेन पे कहीं प्रेशर डाल रहा होगा, तो उसकी वजह से भी ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो एन्यूरिज्म हुआ ये फट जाए, कहीं से भी जो है ब्लड वेसल फट जाए। तो अब जो वो फट गया तो क्या होगा कि ब्लड जो है ब्रेन के आसपास फैलेगा तो फिर अब वहाँ से कहीं बाहर जाने की जगह तो है नहीं, तो जो है वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जो क्लॉट हो गया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भी जो है कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी जो है स्ट्रोक भी जो है वही सारे सिम्टम्स लाता है जो अभी हमने बात करी मूड डिसऑर्डर्स के हैं। अब अगेन वही बात, अगर वो डिप्रेस्ड है पेशेंट तो लेस कंप्लायंट होगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी रिहेबिलिटेशन में, वो ज़्यादा इरिटेबल होगा और पर्सनैलिटी चेंजेस उसके और ज़्यादा होंगे।
सो इसीलिए जो है स्ट्रोक के केस में जैसे साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल सोशल वर्कर है, न्यूरोलॉजिस्ट है ना, ऐसे कई लोग जो है एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तब जो है बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है वो अपना ब्रेन का देख रहा है, जो भी ऑपरेशन वगैरह करना है, और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, मूड डिसऑर्डर्स के लिए उसने रेफर कर दिया साइकियाट्रिस्ट को, ताकि वो एंटी डिप्रेसेंट देनी है और दोनों ही जानते हो कि क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, तो इससे जो है रिजल्ट मिलेगा। सो विद दिस आई एंड द सेशन फॉर टुडे।